हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं झारखंड बोर्ड के 11वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए जारी किए गए मॉडल सेट का भूगोल विषय का कुछ सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कुछ इसके कुछ सामान्य सी बातें हैं। पहले देखिए, इसका समय जो रहेगा आपका 1 घंटा रहेगा और पूर्णांक जो होगी वो 40 नंबर की रहेगी। ठीक है, और कुछ सामान्य निर्देश हैं उसको भी देख लेते हैं, जैसे कि सभी प्रश्न आपका अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प भी आपको मिलेंगे और सही विकल्प का आपको चुनना है। ठीक है, चलिए अगला चीज़ है, अगला लाइन है इसमें, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेता ने परिवर्तित किया था? भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेता ने परिवर्तित किया था? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट, दूसरा है कार्ल रिटर, तीसरा इरेटोस्थनीज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? ठीक है, पहला है समाजशास्त्र, दूसरा इतिहास, तीसरा है मानव शास्त्र, चौथा है भूगोल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका इतिहास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है, सूर्य व पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सूर्य व पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो पहला है 14,95,98,000, दूसरा है 15,96,97,000, तीसरा है 12,94,96,000 और चौथा है 16,98,94,000। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका। ठीक है, 12,94,96,000। ठीक है, 3 का सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में संशोधन में सहायक नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सौर पवन, दूसरा गैस उत्सर्जन, तीसरा विभेदन, चौथा है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैस उत्सर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें कितनी गहरी है? आप लोगों को पता है कि सोना का खदान दक्षिण अफ्रीका में को बहुत सारा मिलती है। तो वो जो खदान होती है वहाँ की सोने की खान वो कितनी गहरी होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 2 से 3 किलोमीटर, दूसरा है 3 से 4 किलोमीटर, तीसरा है 5 से 6 किलोमीटर, चौथा है 7 से 8 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 से 4 किलोमीटर। ठीक है, 3 से 4 किलोमीटर की गहराई में वहाँ पर सोने की खान होती है, उतना गहरा होती है। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो ध्रुवों पर अधिक होती है और भूमध्य रेखा पर कम होती है। ऐसा क्यों? ठीक है, पहला ऑप्शन है पृथ्वी घूर्णन के कारण, दूसरा है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, दूसरा और तीसरा है ऑप्शन तीसरा है पृथ्वी केंद्र के आसपास गर्म हवा के कारण, चौथा है ध्रुवों पर सालों भर बर्फ होने के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है? स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 200 किलोमीटर, दूसरा है 400 किलोमीटर, तीसरा है 100 किलोमीटर, चौथा है 300 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ये हो जाएगा 200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है? भूगर्भ में, भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर। ठीक है, भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है? ठीक है, पहला है प्राथमिक तरंग, दूसरा है द्वितीयक तरंग, तीसरा तृतीयक तरंग, चौथा है चतुर्थ तरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक तरंग। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। रिक्टर स्केल, देखिए रिक्टर स्केल से हम लोग क्या मापते हैं? तो देखिए रिक्टर स्केल जो होती है ना, हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक, समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर।
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने दिया था? तो आप लोग को पता होना चाहिए, सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। ठीक है, टीलाइट किस प्रकार का चट्टान है? टीलाइट जो है किस प्रकार का चट्टान है? ठीक है, तो टीलाइट जो होती है ना, आप लोग को पता है ये अवसादी चट्टान है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। सागरीय अधः स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है हैरी हैस, दूसरा अल्फ्रेड वेगनर, तीसरा अब्राहम आर्टेलियस, चौथा है आर्थर होम्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हैरी हैस हो जाएगा। ठीक है, हैरी हैस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, सॉरी 13 नंबर देखते हैं। ठीक है, देखिए पोलर फिलिंग बल जो होती है निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता है पृथ्वी का घूर्णन जब होती है ना, तो उस टाइम जो बल उत्पन्न होती है वो पोलर फिलिंग बल ही कहलाती है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? ठीक है, निक्षेप, ज्वालामुखीता, पटल विरूपणी, अपरदन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पटल विरूपणी। ठीक है, आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। देखिए निम्न में से किन प्रदेशों में, ठीक है, निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया आंतरिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आर्द्र प्रदेश, दूसरा है शुष्क प्रदेश, तीसरा है चूना पत्थर प्रदेश, चौथा है हिमनद प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चूना पत्थर प्रदेश। ठीक है, रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया आंतरिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 16 नंबर। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? मतलब कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, चलिए देखिए अब 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है? ठीक है, 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, कितना अक्षांश पर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 18 नंबर पढ़ते हैं। देखिए अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 30 से 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, तीसरा ऑप्शन है 30 से 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है? समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है? पहला ऑप्शन है 1013.25 मिलीबार, दूसरा ऑप्शन है 898.76 मिलीबार, तीसरा ऑप्शन है 1005.13 मिलीबार, चौथा ऑप्शन है 1013.95 मिलीबार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन 1013.25 मिलीबार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है उसको ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। पहला ऑप्शन है हरिकेन, दूसरा है टाइफून, तीसरा है विली विलीज, चौथा है तूफान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विली विलीज। ऑस्ट्रेलिया में जो चलती है उष्ण कटिबंधीय गर्म हवा उसको विली विलीज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है पचाफ मेघ, दूसरा है वर्षा मेघ, तीसरा स्त्री मेघ, चौथा है कपासी मेघ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पच्छाब मेघ। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 14 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 15 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 16 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कॉपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, किसमें? देखिए, अनुपयुक्त, दूसरा ऑप्शन है व्यवस्थित, तीसरा है जननिक, चौथा है अनुभाविक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुभाविक। ठीक है, अप्लाइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। देखिए, सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? जो खुले महासागर उसकी लवणता कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 33 से 37%, चौथा है दूसरा ऑप्शन है 40 से 50%, तीसरा ऑप्शन है 25 से 30%, चौथा ऑप्शन है 15 से 30%। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 से 37%, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए आते हैं 25 नंबर प्रश्न पर। देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? चलिए, सबसे छोटा महासागर कौन है बताइए? इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। आर्कटिक महासागर जो है हमारा सबसे छोटा महासागर है, और महासागर की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, और महादेश की संख्या कितनी है? 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? ठीक है, फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? फंडी खाड़ी, पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा यूएसए, तीसरा अलास्का, चौथा कैलिफोर्निया। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा में फंडी की खाड़ी है। भारत में कौन खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। ये भारत का चित्र होता है, और यहाँ पर जो है ये भारत, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर हमारा क्या श्रीलंका है, और नीचे जो इस सागर है ये हिंद महासागर है, यहाँ अरब सागर है। ठीक है, यहाँ पर अरब सागर है, ये हिंद महासागर नीचे है, समझ गए? और यहाँ बंगाल खाड़ी, बंगाल खाड़ी कहाँ है? भारत में। और ये फंडी खाड़ी कहाँ है? कनाडा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। पृथ्वी पर अपसौर की घटना कब होती है? अपसौर उपसौर पढ़े हैं ना आप लोग? देखिए इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर अपसौर की घटना कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? देखिए, हम लोग जो है किस प्रजाति से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए होमोसेपियंस, जो बुद्धिमान जो बंदर था ना, जो सोचने लगा था, उस बंदर को हम वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? होमोसेपियंस। ठीक है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम भी इन्हीं को कहा जाता है, होमोसेपियंस को। ठीक है, समझ गए? और जो सबसे पहले जो बंदर सीधा होकर चला था उसका नाम था होमो एरेक्टस। ठीक है, याद रखिएगा, होमो एरेक्टस। ठीक है, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? पहला ऑप्शन 30 से 14 किलोमीटर, दूसरा है, देखिए दूसरा ऑप्शन है 32 से 14 किलोमीटर, तीसरा है 42 से 14 किलोमीटर, और चौथा है 3200 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, मतलब उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे भारत होती है ना, देखिए ऐसे दिशा होती है ऊपर में। एक मिनट, देखिए ये दिशा होती है, ऊपर में नॉर्थ होती है, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण ये किलोमीटर बोल रहा है, इसका लंबाई बोल रहा है। ठीक है, ये कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। आप लोग का ये टास्क है कि उत्तर से दक्षिण तो यहाँ पूछ दिया, अब ये जो पूरब से जो पश्चिम का है ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कितना है, समझ गए? चलिए ये टास्क है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 30 नंबर। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी का आयु कितनी है? ठीक है, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी का आयु कितनी है? 45 करोड़, 47 करोड़, 46 करोड़, 48 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा 46 करोड़ वर्ष। ठीक है, इतना पृथ्वी की आयु है, ये अनुमान किया गया। ठीक है, समझ गए? देखिए अगला क्वेश्चन है 31। देखिए, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? पहला ऑप्शन है 1000 से 2000 मीटर,
दूसरा है 2000 से 3000 मीटर, तीसरा है 1500 से 3000 मीटर, चौथा है 750 से 1500 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 से 2000 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? ठीक है, तो अंडमान निकोबार किधर है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है, याद रखिएगा। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, इसकी राजधानी। ठीक है, बंगाल खाड़ी में। तो इसको कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? ठीक है, तो देखिए इसको जो अलग करता है ना, वो करता है 11 डिग्री चैनल। ठीक है, 11 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। ठीक है, चलिए अंडमान निकोबार देखिए, ऊपर में अंडमान हो गया, नीचे हो गया निकोबार। तो यहाँ जो पानी है ना, इसको कहा गया 11 डिग्री चैनल। ठीक है, यही दोनों को अलग करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 था 33। ठीक, 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? मतलब अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती है तो संगम, तो गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, तो संगम स्थल कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। ठीक है, कहाँ पर? देवप्रयाग में। ठीक है, देखिए जैसे कि इधर से अलकनंदा आ रही है, इधर से भागीरथी आ रही है। ठीक है, दोनों मिल गई। अब यहाँ से जो ये इसका संयुक्त धारा बनेगा ना, इसका हम लोगों ने क्या नाम दिया? गंगा नदी। ठीक है, ये अलकनंदा और ये भागीरथी, तो दोनों का जब धारा मिलती है तो संगम, इसका ये कौन सा जगह हुआ? देवप्रयाग। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। ठीक है, और यहाँ से संयुक्त धारा को हम लोग नाम देते हैं गंगा। ठीक है, और वैसे गंगा का वास्तविक धारा भागीरथी को माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें से दो नदी आके मिलती है, एक नदी भागीरथी हो गई, एक अलकनंदा। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 प्रश्न देखते हैं। जाड़े के आरंभ में, जब जाड़ा आती है, ठीक है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है? ठीक है, तमिलनाडु के जो तटीय प्रदेश है वहाँ पर वर्षा किस कारण से होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। देखिए नंदा देवी जीवमंडल निचय निम्नलिखित में से किस प्रांत में है? मतलब नंदा देवी जो है जीवमंडल निचय, जो वह कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर 36। देखिए वनस्पति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन है 33%, 55%, 44%, 22%। तो इसका आंसर हो जाएगा 33% हमारा वनस्पति होना चाहिए। ठीक है, वनों के अधीन होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उतना है नहीं अभी। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं 37। देखिए सुनामी का अर्थ क्या होता है? देखिए सुनामी का अर्थ क्या होता है? तीव्र भूकंप, भीषण तूफान, अंतः सागरीय भूकंप, तीव्र झंझावात। ठीक है, झंझावात। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर होता है, जानते हैं, अंतः सागरीय। सागर की जो धरातल होती है उसमें भूकंप आती है ना सागर में, तो उसका पानी बाहर निकलती है। ठीक है, अब उसी को हम कहते हैं सुनामी। ठीक है, अंतः सागरीय भूकंप, सागर के धरातल में भूकंप आती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। देखिए इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप है? ठीक है, देखिए कौन सा नदी में माजुली द्वीप है, तो आपको बता देते हैं। ये माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? इंडिया में है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है। ठीक है, याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है, और वो कहाँ पर है? असम में है, हमारे इंडिया में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39। भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है असम और पश्चिम बंगाल, दूसरा केरल और तटीय कर्नाटक, तीसरा पंजाब और बिहार, चौथा झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल और तटीय कर्नाटक में जो वर्षा होती है उसको हम लोग नाम दिए हैं आम्र वर्षा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए हम लोग। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? शौक मतलब ये खुशी वाला शौक नहीं, सैड वाला शौक, समझे ना? देखिए कौन के शौक के नाम से जाना जाता है? ठीक है, देखिए इसका आंसर आपका दामोदर नदी होगा। ठीक है, चलिए दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा,
शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और सभी बच्चों को परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।